तेरी आँख्याँ का यो काजल गोरी करे से मन घायल। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास। जी हाँ, डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी के पास मौजूद हूँ। चांसलर भी रह चुके हैं मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के और गुड़गांव से भी। तो आइए हम जानते हैं कि काजल वाला जो मैंने भी गाना गाया है, तेरी आँख्याँ का यो काजल, तो ये काजल कितना इफेक्टिव है या कितना खराब है आंखों के लिए, सब कुछ जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति। काजल की बात आपने की। काजल इनफैक्ट अगर मेडिकली मेरे से पूछोगे तो काजल लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो काजल है जहाँ पर हम लगाते हैं वहां पर हमारी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जी। जिनसे हमारे आंसुओं को तेल दिया जाता है जी। और ताकि आंसू उड़े ना, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो एक्सपोज्ड है और अगर हम काजल लगाते हैं तो वो ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे आंसू बहुत जल्दी टूटने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारी आंखों में लालिमा आ जाती है, हमारी आंखों में रड़का होता है। तो इस तरह की चीजें हमें होती रहती हैं और इसलिए अदर देन ब्यूटी रीजंस अगर लगाएं तो जितने घंटे लगाए उसके बाद आते ही उसको अच्छे से धो दें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई माताएं हैं जो बड़े प्यार से अपने छोटे बच्चों को काजल लगाती हैं कि नजर ना लगे, उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाए। ये एक मिथ है कि काजल लगाएंगे तो आंखें बड़ी होंगी बच्चे की, तो इस बारे में क्या कुछ कहना ना? तो काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं और नजर की जहाँ तक बात है वो कान के पीछे या साइड पर भी लगा सकती हैं, तब भी नजर का तो उनका काम तब भी हो जाएगा। आंखों में काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। तो सर, बच्चों में आजकल काफी समस्याएं हो रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं या उनकी आंखें इतनी ज्यादा वीक हैं, तो क्या कुछ है इसका कारण? इसके कारण तो कई हैं, परंतु आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए वो है कंप्यूटर रिलेटेड सिंड्रोम। जो बच्चे आजकल मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे आजकल प्ले स्टेशन का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे आजकल टीवी का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे आजकल लैपटॉप और आईपैड्स को यूज कर रहे हैं, जो स्क्रीन का यूजेज बढ़ा है, इसकी वजह से हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। और वो बुरा असर क्या है? हमारी आंखों के मसल्स कमजोर हो रहे हैं, हमारी आंखों की टीयर फिल्म जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, हमारी आंखों के प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और हमारी आंखों के पीछे एक जिसको हम तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, पाइनियल ग्लैंड, रिसर्च ये कहती है कि उसके सेल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो रही है, मतलब बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भगवान ने बॉडी रिदम दिया, बॉडी की क्लॉक है हमारे अंदर, किसी घड़ी की आवश्यकता नहीं है, सूरज उगने से पहले हम अपने आप उठ जाते हैं, वो बॉडी क्लॉक जो है हमारा वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बच्चे आजकल लेट उठते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनकी फोकस करने की क्षमता जो पहले 45 मिनट होती थी और इसीलिए क्लासेस में 45 मिनट का लेक्चर रखा जाता था, आजकल आप जानकर हैरान होंगे मात्र 8 सेकंड बची है कि बच्चा एक स्थान पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में तो कैसे ही फोकस करेगा वो, क्योंकि मोबाइल के जो नोटिफिकेशंस हैं, मोबाइल की जो बार बार डिस्टर्बेंस है, जो इन्फॉर्मेशन हमें बार बार आ रही है, ध्यान उसकी तरफ भटकता रहता है और जब ध्यान भटकेगा तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता है। और इससे ना केवल आंखों की प्रॉब्लम्स, अगर आप देखेंगे तो गर्दन क्योंकि झुकानी पड़ती है, छोटे ये जॉइंट्स हाथों के क्योंकि हमें इनसे कीबोर्ड पर काम करना पड़ता है, और जो हमारी आंख जो बैक है हमारी, जिसके लिए हमें ऐसे वर्क स्टेशन पर बैठना पड़ता है, ये तीनों इंजर होते हैं और इसलिए हम इसे एक इकट्ठी कंबाइन करके बीमारी बोलते हैं, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, कि जो बार बार हमें होती हैं। तो बच्चों को न केवल आंखों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं परंतु नाक की, इसकी गर्दन की, हाथों की और पीछे के स्पाइन की ये प्रॉब्लम्स उनको काफी आने लगी हैं और इसका समय रहते ध्यान देना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बता दूं कि मोबाइल का प्रयोग करना मजबूरी है, परंतु करने के लिए कुछ हिदायतें हैं, कुछ आवश्यक चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए। जैसे 20 मिनट के बाद चाहे 20 सेकंड के लिए एक बार अपनी स्क्रीन को छोड़ देना चाहिए और उस 20 सेकंड में कुछ भी नजदीक का नहीं करें, दूर देखें 20 सेकंड के लिए, सिर्फ नजदीक का कुछ नहीं करना। दूसरा, अपनी आंखें हम ऐसे गड़ा कर बैठे रहते हैं, हम ऐसे गड़ा कर मत बैठे, बीच बीच में आंखों को झपकाते रहें। ठीक है, उस झपकाने से हमारी जो आंखों के आंसुओं की परत है वो पूरी तरह से फैल जाती है आंखों के ऊपर। तीसरा, हमें पामिंग जिसे हम बोलते हैं, ऐसे हथेलियां अच्छे से रगड़ के आंखें बंद को जस्ट छूना है,
दबाना नहीं है, ताकि हीट ट्रांसफर हो जाए। जी। तो अगर ये 3 छोटी-छोटी सावधानियां बरतेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आंखें खराब नहीं होंगी। दूसरी बात, एक तो मोबाइल की हमने चर्चा की, जो आजकल के बच्चों में वो कुपोषण, जी। जो हमारा जो पोषण तत्व है, हमें यही नहीं पता कि हमारी डाइट में क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना। आज की जनरेशन आप देखेंगे फास्ट फूड की तरफ जा रही है। जी। फास्ट फूड में सभी पोषक तत्व नहीं है, जिसकी वजह से आंखों को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलते और आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी आंखों के लिए क्या पोषक तत्व महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी होनी चाहिए, जी। है ना। जैसे गाजर हमारे यहाँ पर कहा जाता था, धनिया कहा जाता था, सफेद मिर्च कही जाती थी। ये चीजें हमारी डाइट में एक्स्ट्रा होंगी तो हमारी आंखों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होंगी। तो सर, आपके बारे में बहुत चांसलर रहे हैं मसनात यूनिवर्सिटी के, और सुनने में आया है कि आपने पत्रकारिता भी की है, साथ में एंकरिंग भी की है। गीता का भी काफी ज्ञान है, और अब नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो क्या ये सफर नेत्र रोग की तरफ कैसे आया सर? क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ? कहते हैं प्यार का, अगर हमें किसी से प्यार होता है तो सबसे पहले उसकी आंखों से शुरुआत होती है। हाँ, कहते हैं आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, नीची हुई तो हया हो गई, जी। तिरछी हुई तो अदा हो गई, और फेर ली तो कजा। कजा मीन्स मौत हो गई। मौत हो गई। तो आंखें तो बिना आंखों के तो ना तो साहित्य पूरा होता, ना शायरी पूरी होती है, जी। और ना ही कोई भाषा पूरी होती है। अगर हम कुछ भी लिखना चाहें तो बिना आंखों के कुछ भी पूरा नहीं होता है। खास तौर पे आर्ट एंड कल्चर में तो बिल्कुल नहीं होता है ना। कोई भी ना तो फिल्म बन सकती है बिना आंखों के, जी बिल्कुल। है ना। तो आंखें महत्वपूर्ण तो हैं ही, और आंखें वो सब कह देती हैं जो हमारे दिल के अंदर होता है ना। जी। बिना बोले भी वो सब कह देती हैं जो हम जुबान से नहीं कह सकते। तो आपने क्या सोचा सर इस लाइन में आने के लिए? नहीं, इस लाइन में तो आना मेरा शुरू से ही तय था। मेरा मन था कि मेरे को नेत्र रोग चिकित्सक बनना ही बनना है। जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तुम्हारी तरह, तो मैं साहित्यिक, मेरा इंटरेस्ट था, लिटरेचर को बहुत पढ़ता था। जी। और लिटरेचर पढ़ना मेरी अब भी हॉबी है, अब भी मेरी आदतों में शुमार है। मैं काफी कम से कम 250 पेज पढ़ के ही सोता हूँ, उसके बिना सोता नहीं रोज, है ना। ये चीजें तो जब बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे आदत डाली कि किताबें पढ़नी है, तो पढ़ने लगे। उनके पास जितने पैसे बचते थे उसकी बाकी किताबें खरीद के ले आते थे। उन दिनों में तो होती भी 2 रुपए 3 रुपए की किताबें थी। मान लो 10 रुपए बचे तो 4 किताबें ले आए। अगले तक हमें ये रहता था कि भी ये किताबें पूरी करनी है। और शुरू शुरू में उन्हें हमें जीवनियां पढ़ने को दी कि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें। हमने पढ़ी, जीवन में उसको उतारने का प्रयास किया, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जब मैं प्री मेडिकल में था तो उनका अचानक निधन हो गया, परंतु जाते जाते उन्होंने मेरे से ये वादा लिया कि तू डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के भारत में ही गरीबों की सेवा करेगा। और उस वादे को मैं आज तक निभाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत ऑफर्स मिले बाहर जाने के, परंतु मैंने भारत में रहना ही, क्योंकि मेरा पिता को दिया एक शब्द था, और उस वायदे पर मैं आज भी अपना कार्य कर रहा हूँ और निरंतर कार्य कर रहा हूँ कि मैं जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज आज भी फ्री करता हूँ, है ना। तो इसलिए शुरू में ही जो आदतें हमें बचपन में पड़ती हैं वो पूरा जीवन चलती हैं। और जब मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ तो मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी फीस देने के, तो इसलिए तुम्हारी तरह का एक प्रोफेशन चुना, रेडियो पे जाने लगा। उन दिनों में तो केवल ऑल इंडिया रेडियो था, आजकल तो बहुत कुछ उपलब्ध है, चैनल्स हैं और ऐसा सब है। ऑल इंडिया रेडियो पे मुझे 30 रुपए मिलते थे एंकरिंग के एक प्रोग्राम के, और हफ्ते में मैं एक ही कर सकता था। और तब मैं इंग्लिश का प्रोग्राम उनका खाली था तो इंग्लिश का ही करता था। युवा संसार एक आता था और वो मैंने 10 साल तक किया। और जब मेरे फीस के पैसे मेरे से पूरे होने लगे और उसके बाद फिर मेरे को ऑफर मिला दूरदर्शन पर जाने का, परंतु उस समय यह था कि मैं अपनी एमएस करूं या दूरदर्शन पे जाऊं। तो मैंने दूरदर्शन पे जाना ठीक नहीं माना और अपनी एमएस को पूरा करना ठीक माना, और फिर मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ बन गया और चलता रहा। और जहां तक आपने पूछा गीता की, तो नेत्र तो बाहर की यात्रा कराते हैं जी। गीता अंदर की यात्रा कराती है। तो अंदर के नेत्र खोलने के लिए गीता और बाहर के नेत्र खोलने के लिए मेडिकल साइंस है। क्या बात है सर, कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, और मतलब हर चीज का आपको ज्ञान है, या फिर समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान सब सिखा देती है, सब
हाँ, बिल्कुल सब सिखा देती है। तो सर ये बताइए कि जैसे मोतियाबिंद है, सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, इसको लेके भी मिथ है। काला मोतिया हो गया, सफेद मोतिया हो गया, आखिर ये है क्या और इसका इलाज क्या है? सफेद मोतिया तो सिंपल सी बात है, हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है जी। जो हमारी आंखों की कुल पावर का 1/3 पावर देता है। जैसे हमारे घर के शीशे हम खिड़की में लगाते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम साल 10 साल 15 साल में वो धुंधले पड़ने लगते हैं। जी। ऐसे ही उम्र के हिसाब से हमारी आंखों का लेंस धुंधला पड़ने लगता है, वो तो है सफेद मोतिया। जी। और यंग एज में इसके कारण अलग होते हैं, कोई चोट लगने से हो सकता है, कोई दवाइयां खाने से हो सकता है, परंतु जो आम सफेद मोतिया होता है वो 60 साल के बाद के लोगों को उम्र के हिसाब से होता है कि लेंस धुंधला पड़ने लगता है। जहां तक काले मोतिये की बात है, काले मोतिये में हमारी आंखों का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की जो नस है जिससे हम देखते हैं वो कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए वो काला मोतिया कहलाता है कि वो आंखों की नस को डैमेज करता है और परमानेंट अंधापन करता है। सफेद मोतिये का अंधापन टेम्परेरी है, क्योंकि हम उसको निकाल कर दूसरा लेंस लगा देंगे, पेशेंट वैसे का वैसा ठीक हो जाएगा। परंतु काले मोतिये का जो नुकसान है वो नस का नुकसान है, नर्व का नुकसान है, वो ठीक नहीं होता और उसकी रिकवरी जितना नुकसान हो गया उसकी नहीं हो सकती। जो है उसको बचाया जा सकता है, उसके हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, दवाइयां भी हैं, लेजर भी है, सर्जरी भी है, वो हम उसकी कर सकते हैं। जी। को चेक करने से कौन कौन सी शारीरिक बीमारियों का पता लग सकता है। जी। कौन सी? तो सर जैसे आंखें दिल की बात कहती हैं, तो ऐसे ही क्या आंखें शरीर के बारे में भी बताती हैं कि कौन सी बीमारी आपको होने बिल्कुल, काफी सारी बीमारियां आंखों से डायग्नोज की जाती हैं। जी। जैसे शुगर है, अगर पेशेंट को नहीं पता लगता और आप आंख देखते हैं तो शुगर की बीमारी का भी हम उसका पता लगा सकते हैं आंखों से। ब्लड प्रेशर की बीमारी आंखों का पर्दा देखकर हम जान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। थायराइड है, थायराइड की बीमारी का पता लग सकता है, आंखों में काफी सारे चेंजेस आते हैं। शरीर के जोड़ों में दर्द होने का असर आंखों में पता लग सकता है। कई दवाइयां जो हम खाते हैं, जैसे टीबी की बीमारी का भी पता लगता है और टीबी की दवाइयां आंखों को खराब करती हैं, वो भी आंखों से पता लग सकता है। इसी तरीके से अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिनका आंखों पर असर आता है और आंखों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसको ये बीमारी के ये स्टेज पर पहुंच गया। क्योंकि आंखें एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हम वैस्कुलर बेड को, जिसे हम अपने शरीर की नलियों का बेड बोलते हैं, वो देखा जा सकता है और किसी भी टेक्निक से देखा नहीं जा सकता। रेटिना को चेक करके, रेटिना को स्कैन करके हम ये देख सकते हैं कि ये बीमारियां आंखों में जो असर डाल रही हैं, मान लो शुगर की बीमारी है तो जो आंख के पर्दे पे असर है वो हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स में उसका असर आ रहा है, चाहे वो किडनीज हो हमारी, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे लंग्स हो, उसी तरीके का असर हमें सभी शरीर के अंगों में मिलेगा। तो इसलिए आंखें न केवल एक इंडेक्स है ऑफ द माइंड, बट आंखें इंडेक्स है हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का भी और उनकी प्रोग्रेस को देखने का भी, न केवल उनको डायग्नोज करने का, परंतु वो कैसी आगे चल रही हैं इसलिए उनका देखना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही ब्रेन की बहुत सारी तकलीफें हैं जो आंख से डायग्नोज होती हैं। ब्रेन की जो 10-12 नर्व्स इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, उनमें से 5 की जानकारी हम आंखों को एग्जामिन करके ही ले सकते हैं। इसलिए आंखें महत्वपूर्ण है शारीरिक रोगों को जानने के लिए भी। जी। तो सर आजकल क्या है कि लेंस का काफी क्रेज हो गया है लोगों में, लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं। पहले तो आर्टिफिशियल लेंस आते थे जिससे हमारी आंखों का कलर हम चेंज कर सकते थे, वो अभी भी आते हैं, है ना। तो अब वो कॉस्मेटिक लेंसेज हम उन्हें कहते हैं, आर्टिफिशियल तो नहीं होते, लेंसेज तो लेंसेज ही हैं, बट दे आर कॉल्ड कॉस्मेटिक लेंसेज। और जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं वो आंख पर चश्मे के नंबर को रिप्लेस करने के लिए हम लगाते थे और आजकल उसका परमानेंट इलाज भी लेजिक, सी लेजिक, ये सारी चीजें आने लगी हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि चश्मा चश्मा ही है और खास तौर पर कम नंबर वाले चश्मे वालों को तो इन सर्जरीज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जिसका कामकाज नहीं चलता उसको ये जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए पहले डॉक्टर को दिखाएं, जिसके लिए जरूरी हो वही करवाए अपनी आंखों को, नहीं तो अन्यथा अननेसेसरी कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए आंखों को बिल्कुल नहीं छुड़वाना चाहिए।
तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। आंखें खराब, बिल्कुल अंधापन तक भी ले जा सकती जी है ना। परंतु ऑफ कोर्स उन चीजों का इंसिडेंस बहुत कम है, क्योंकि हमारी सर्जरी बहुत आजकल एडवांस हो गई है। परंतु हम ये कैसे जाने कि मान लो 1 में से 1 लाख पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन होनी है, तो वो 1 लाख में से 1 आप हो या मैं हूं, ये कैसे पता लगेगा? जी तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आंखें हमारा, जैसे मंदिर के अंदर गर्भ स्थान होता है ना, ऐसे ही शरीर का ये गर्भ स्थान है। जी इनको छेड़ना नहीं चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। जरूरी ना हो। और सर आजकल जो लड़कियां हैं काफी आंखों पर हाई मेकअप करवाती हैं, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आंखों पे? देखो, आंखों सिर पे हम कलर्स लगाते हैं, डाई लगाते हैं, जी आंखों में सफेद मोतिये को बहुत जल्दी बनाती है। जी पहली चीज, सब लोग जो डाई लगाने वाले हैं वो समझ लें कि हमें डाई का प्रयोग पहली बात अमोनिया फ्री का करना चाहिए, बहुत मजबूरी हो तभी करना चाहिए। अननेसेसरी डाई का प्रयोग बालों के कलर्स के लिए या कलर्स बालों को शेड देने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका इफेक्ट आंखों में लेंस पर आता है, जिससे सफेद मोतिया बहुत जल्दी बनता है। और बहुत लोग 35-40 की लेडीज आती हैं जिनके मोतिया बना होता है, वो सिर्फ सिर पर डाई लगाने की वजह से। डाई लगाने की। जहां तक मेकअप की बात है, मेकअप का कोई भी सामान आप यूज करें, उसको एक बार फेस पे जरा सा टच करके उसकी एलर्जी जरूर देख लें, नहीं तो वो एलर्जिक भी बहुत होते हैं प्रोडक्ट्स, जिनसे आंखें भी सूज जाती हैं, फेस भी सूज जाते हैं। तो अपनी कोई भी चीज यूज करने से पहले आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपको उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है, उसका प्रयोग मत करें। फेस पर आप कुछ भी लगाएं, एक बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले उसको वॉश करके सोएं। उसको पूरी रात लगा ना रहने दें, ताकि वो कोई भी रिसाव आंखों की तरफ या किसी जगह पर नहीं हो पाए। और अपने जहां पर भी जाएं, अपने तौलिए का, अपने सामान का इस्तेमाल करें। अन्यथा लोग तौलिए से, सैलून्स के तौलियों से भी बहुत बीमारियां लेकर आते हैं। इसलिए अपनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। और इसमें जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स, अगर ठीक नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले तो उनका प्रयोग करना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए। परंतु हमें अभी नेचुरल की भी क्वालिटी का नहीं पता लगता ना, तो इसलिए हम कह तो देते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, बट उनकी क्वालिटी कैसी है जब तक हमें पता ना हो तो बड़ा मुश्किल है इस बारे में कहना। तो सर हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, शायरी भी करते हैं तो कुछ सुना दीजिए। सुना तो दी तुम्हें। आंखों पर ही कोई और शायरी भी सुना दीजिए। आंखों पर शायरी। ये तौहीन है तेरी आंखों की कि तेरा चाहने वाला तेरे शहर में मैं खाना ढूंढता है। क्या बात है। तो साहब ये बताइए, जैसे कई बार आंखों में कुछ चला जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं कि पानी के छींटे मार लो, छिपका मार लो, तो ये कितना सही है आंखों के लिए? देखो, छिपके मारना, चले जाने की तो बात ही अलग है। छिपके मारना एज इट इज आंखों के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। हम बार बार यदि पानी के छींटे लगाते हैं तो हम आंखों को धो तो रहे हैं, पर धोने के साथ साथ जो आंखों की भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति है, जो हमारी नेचुरल शक्ति है आंखों की रोग को लड़ने की, क्योंकि आंखों के आंसुओं में एक लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया से स्वयं से लड़ता है। अन्यथा हमारी आंखें ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर को ओपनली एक्सपोज्ड है, तो आंखों में इन्फेक्शन बार बार ना हो, इसलिए भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि आंसुओं में ही एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस दी है, तो हम उसको भी वॉश आउट कर रहे हैं। जब हम उसको भी साथ साथ निकाल रहे हैं, आंसुओं की जो नेचुरल शक्ति है उसको बार बार निकाल रहे हैं, तो धोना तो बहुत अच्छी बात है ही नहीं, बार बार छींटे मारना। सबसे अच्छा ये है कि छींटे मारने की बजाय थोड़ी सी बर्फ से टिकोर, रुमाल में बर्फ रखें, उससे टिकोर कर लें, है ना, सेक लें थोड़ा सा, या आंखों पे खीरा रख कर भी सो सकते हैं, वो भी कूलिंग इफेक्ट देता है। तो लोगों को ये जो है कि हम प्याज का रस डाल लें, फिटकड़ी का रस डाल लें, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। गुलाब जल बहुत अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल्ड गुलाब जल हो तो गुलाब जल बहुत अच्छा है, आंखों को ठंडा रखता है। परंतु क्योंकि आजकल जितने भी गुलाब जल मैंने देखे हैं, सब में किसी न किसी तरह के कण होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, और उसमें मिक्सिंग भी कर देते हैं वो लोग। तो उसकी वजह से क्या है कि गुलाब जल में अगर कण होंगे तो आप सोचो, अगर हम वो कण आंखों में डालते हैं तो वो रड़का ज्यादा पैदा करेंगे या आंखों को आराम देंगे?
तो इसलिए गुलाब जल एक अच्छी चीज है। हाइग्रोस्कोपिक हम इसे मानते हैं कि आंखों को बाहर से अच्छी ठंडक प्रदान करता है, आंखों की सफाई भी करता है। परंतु यदि अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का आपको मिले तो डालें। वो जानना हमारे लिए भी मुश्किल है, आम आदमी के लिए तो मुश्किल है ही। और सर ये कहा जाता है कि आंख में कुछ चला गया तो जीभ फिरवा लो, या आंखों की रोशनी तेज करने के लिए सुबह अपने जीभा पे जो लार आती है वो लगा लो, तो ये कितना सही है? जिह्वा फेरना, जैसे हमारे कॉर्निया है ना, जो काला हिस्सा है, इसके ऊपर कभी कभी जैसे कुछ मच्छर का कण चला गया या कुछ और चला गया, तो वो जो बिल्कुल ऊपर ऊपर रखी चीजें हैं, वो जीभ, क्योंकि सबसे कोमल अंग है हमारा, तो वो जीभ लगाकर उसको निकाल देते हैं। निकालने का तरीका था वो एक। परंतु अब जब इतने डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए, तो आंख में कुछ भी गिरे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर गहरी है, जो कण गिरा है अगर वो गहरा चला गया थोड़ा सा, तो वो जीभ से नहीं निकलेगा। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे पड़ा ही है, अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसमें जमा नहीं है अभी, तो तब तो वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। और जीवा का प्रयोग इसीलिए करते थे कि वो लाइट है, इसलिए ठीक है ना। और जहां तक लार की बात है, अभी तक कोई रिसर्च तो ऐसी हुई नहीं जो ये कहे कि लार अच्छी है, बट मेरा ये मानना है कि लार क्योंकि थोड़ी सी अम्लीय होती है, तो हो सकता है आंखों के लिए थोड़ी सी यूजफुल होती हो, परंतु मेरे को इस बारे में कोई रिसर्च मिली नहीं है जिसके बेस पर मैं ये कह सकूं कि हाँ ये चीज अच्छी है। क्योंकि बिना रिसर्च के या बिना किसी स्टडीज के ये कहना नहीं चाहिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज नहीं अच्छी है। हाँ, कुछ योग हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे अंगूठा लेकर आंख को गर्दन सीधी रख के ऊपर ले जाना, नीचे लाना, साइड पे ले जाना, है ना, इस तरह की मूवमेंट्स करना आंखों की। फिर जैसे आंखों को अगर हम मान लो सांस लेते लेते इस पोजीशन में ले जाए और अपनी आंखों, सारी शरीर की एनर्जी आंखों पर यदि हम डालें, तो निश्चित तौर पर आंखों में हम जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो आंखों को हम शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा, जैसे हम चंद्रमा को रात को देखें, पूर्णमासी के दिन देखें, इन जनरल इट इज रिलैक्सिंग। आप देखो, चंद्रमा हमारी आंखों का देवता है, शीतलता प्रदान करता है, पूरे वातावरण में शीतलता देता है, तो हमारी आंखों को शीतलता देगा ही देगा, है ना। नंगे पांव घास पर चलना इज वेरी इफेक्टिव। सर्वांग आसन बहुत अच्छा है ना, परंतु करना अंडर मेडिकल सुपरविजन ही चाहिए सब। त्राटक, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक शायद आंखों के सबसे अच्छे योग हैं, परंतु फिर मेरा यही मानना है कि करना उन्हीं को चाहिए जब डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर से बात करके कि उनकी आंखें इस योग को सहन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मान लो मैं 90 साल का हूँ, मैं शीर्षासन करता हूँ, मेरा सारा ब्लड फ्लो अपने ब्रेन की तरफ ले जा रहा हूँ या आंखों की तरफ, नलियां बड़ी कोमल कोमल है, उस समय फटने का डर, मैं ब्लड प्रेशर से पहले से पीड़ित हूँ और वो फिर शीर्षासन करता हूँ तो मुझे नुकसान देगा ही देगा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं अलोम विलोम करता हूँ, उल्टी अपनी एनर्जीज को करता हूँ तो नेचुरली मेरे को नुकसान देगा। मैं कपाल भाती करता हूँ और मेरा पर्दा कमजोर है, मैं जोर जोर से झटके मारता हूँ तो निश्चित तौर पर मेरी आंखों पर असर पड़ेगा। यानी कोई भी योग का प्रयोग यदि हम करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। चलते किसी ने बता दिया कि ये योग कर लो, आंखों के लिए अच्छा है, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आंखों की बीमारी का ना पता हो तब तक उसका योग या नेचुरोपैथी या किसी और चीज से इलाज नहीं करना चाहिए। जी, तो सर खाने पीने का बता दीजिए, मतलब आंखों के लिए कौन से फ्रूट्स ज्यादा अच्छे हैं, या खाने में क्या ऐसा खाएं? फ्रूट्स में एक शब्द में, एक लाइन में सब याद रखें, जितने भी फ्रूट्स अंदर से पीले हैं वो सारे आंखों के लिए अच्छे हैं। गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जितने भी सैलेड्स आते हैं जिनके ऊपर जैसे हरे प्याज, हरी चीजें जितनी भी हैं, सब आंखों के लिए अच्छी हैं, है ना। और अगर आप वेजिटेरियन के अलावा नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो प्रोबेबली आंखों के लिए सबसे अच्छा फूड फिश माना जाता है। सैल्मन फिश सबसे अच्छी मानी जाती है आंखों के लिए, यदि नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो। और आंखों को प्रोटीन्स देने के लिए भी हम वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी यूज कर सकते हैं, एनिमल प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी डाइटरी हैबिट्स पर निर्भर करता है। परंतु वेजिटेरियन भी उतनी ही अच्छी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी उतनी ही अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फूड हैबिट्स क्या है। जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने कि हमने नेत्र रोग विशेषज्ञ मार्कंडेय आहूजा जी से बातचीत की और आंखों के बारे में जाना कि कौन कौन सी चीजें हमारी आंखों के लिए जरूरी हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से योग करने चाहिए, और ये सब, और जितने भी मिथ थे हमने सब क्लियर किए कि जो भी पुरानी परंपराएं हैं कि आंखों में काजल लगाओ तो आंखें बड़ी होती हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है, तो हमने सब कुछ जाना है। और आप इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आंखों के बारे में राय। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आंखों को लेकर के तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपकी आंखों से संबंधित समस्याएं हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्न करें, ना कि घर पे ही अपने टोटके अपनाएं। तो बाकी आपकी क्या कुछ राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ में ज्योति ढलवाल।